Hello students, myself Manoj Gupta. Most welcome in physics class today. We want to start chapter first RBSE, that is the electric field. Chapter first electric field. First of all, question put up, what is electricity? Electricity क्या है? Electricity. तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इफेक्ट ऑफ चार्ज, जिसमें हम आवेश के गुणों का, आवेश की प्रॉपर्टी का, चार्ज की प्रॉपर्टी का और चार्ज के इफेक्ट्स का स्टडी करते हैं. उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. अब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होगी? जैसे एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करना. हमेशा कोई भी चार्ज किसी अनदर चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है. दूसरा, एक चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करता है. तो ये सारी जो भी चार्ज की प्रॉपर्टी या चार्ज के जो इफेक्ट है, चार्ज के इफेक्ट है कि व्हेन चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है. आप जानते हो, जब किसी भी वायर में अगर करंट पास करें, जैसे ये एक वायर है, इसमें आप करंट पास करें तो इसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होता है. उस फील्ड को आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड. तो ये सारी चीज़ें जिसमें स्टडी की जाती है वही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. अब जस्ट हमने भी बताया कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट किए गए हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेबल होगा, अगर रेस्ट पर होगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा. इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में होगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक पार्ट स्टेबल चार्ज के लिए या चार्ज एट रेस्ट के लिए और दूसरा पार्ट चार्ज इन मोशन के लिए. तो जो पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो फर्स्ट पार्ट इसका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको अपन कह सकते हैं दैट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट. इलेक्ट्रिसिटी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे? जब चार्ज किस पर है? रेस्ट पर है, यानी वो मोशन में नहीं है. अब चार्ज रेस्ट पर होगा तो नेचुरल है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स भी लगाएगा, एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक चार्ज अपने अराउंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, एक चार्ज किसी भी कंडक्टर में कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी लाएगा. तो ये सारी जो प्रॉपर्टी की स्टडी की जाती है वो किस में आती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. और आपको मैं ये क्लियर कर दूं, अपने जो फिजिक्स में स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों चैप्टर किसके लिए बोले जाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए. तो एक ये यूनिट का नाम अलग से दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सेकंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक ही नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. 4 चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो सारे के सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है. आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है 10th लेवल पर, एक बात आप पढ़ के आ रहे हो कि जब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में अगर चार्ज फ्लो करता है तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होती है. आप जानते हो, जब किसी भी
कंडक्टिंग वायर को आप कनेक्ट कर देते हो टी से, और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है तो उसके अंदर करंट फ्लो होती है। और जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बात हम 8th लेवल पे 10th लेवल पर ऐसे पढ़ते थे कि एक गत्ता लेते थे इस तरीके का, ये कवर, और इसमें से एक वायर पास करते थे। इस वायर को अगर हमने एक सेल से जोड़ दिया, यानी इसमें करंट पास कर दी, और यहाँ लोहे का या आयरन का कोई पाउडर डाल दिया, तो आयरन का पाउडर इसके अराउंड में इस तरीके से क्या हो जाता था, स्टिच हो जाता था, चिपक जाता था। तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों स्टिच हुआ? क्योंकि जब इस वायर में आपने करंट पास की, जैसे अभी करंट यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से आएगी, जब इस वायर में करंट पास की आपने, तो इस वायर के अराउंड क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर, इसको आयरन पाउडर को अट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स है, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी of charge at rest, and current electricity is the branch of electricity in which we study about the charge in motion। जब चार्ज मोशन में है और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे तो किस में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और रेस्ट पे है तो उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और आपको कॉमन ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बोले जाते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका है। अब बात ये आती है, आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। वापस देख लो, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज का, चार्ज के गुणों का, आवेश के गुणों का जिसमें स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट, और second is current electricity in which we study about the properties of charge in motion। Clear? Now question put up, what is electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ये एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो आपको थोड़ा सा मैं बैक में लेकर जाऊंगा। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी बॉडी में मास है, इफ अ बॉडी हैव मास देन इट प्रोड्यूस ग्रेविटी फील्ड अराउंड इट। यानी कि बॉडी में मास होने पर वो अपने चारों तरफ एक ग्रेविटी फील्ड प्रोड्यूस करती है। या यूँ कह दीजिए कि ग्रेविटी फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में मास होना मस्ट है या बॉडी होना मस्ट है। तो ठीक उसी तरीके से अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो वह अपने अराउंड आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी या दोनों प्रोड्यूस करेगी। आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। यानी आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी होगी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? अगर मान लीजिए किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो इट इज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। या यूँ कह दो कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस करती है जब उसके अंदर क्या है, चार्ज। अब वो चार्ज चाहे रेस्ट में भी हो सकता है और चार्ज मोशन में भी हो सकता है। तो जस्ट जो मैंने अभी आपको क्लियर किया, 2 ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी भौतिक राशि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है, उस क्वेश्चन की डिस्कस मैं यहाँ करता हूँ। एक तो इफ चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ओनली कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चार्ज रेस्ट पर होता है तो क्वेश्चन ये आता है विच फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज एट रेस्ट, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण होता ही है, और मैग्नेटिक फील्ड जब भी आप किसी वायर में चार्ज फ्लो करते हो और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो आपको मालूम है वो करंट प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर करंट फ्लो करता है, और जब भी करंट फ्लो होती है तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इफ चार्ज इन मोशन with accelerated velocity, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी का मतलब है बेटा टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, तो ये इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स आप यहां पर कह सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है एग्जाम में। आपको क्लियर कर दूं, आरबीएससी का पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन चार्ज इज इन मोशन इन एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेटेड वेलोसिटी देन विच फील्ड प्रोड्यूस या विच इज इफेक्ट, तो आपको ये बताना है कि इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय किरणें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपके पास चार्ज के बारे में बात हुई है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ चार्ज एट रेस्ट then it produce electric field. If charge in motion, then motion with constant velocity, then it produce electric field and magnetic field, and if charge in motion with accelerated velocity, it produce electromagnetic waves. Okay? इसके बाद आपके पास आती है बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, कितनी मेथड से आप चार्ज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मेथड ऑफ चार्जिंग। ये स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, मेथड ऑफ चार्जिंग, फिर इसमें मैथमेटिकल टॉपिक चालू हो जाता है, बट स्टार्टिंग में यहाँ पर आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग करने के 3 मेथड्स बताएं बेटा। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड
आपके पास होता है, ये सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। 3 मेथड्स आपके पास है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम सबसे पहले इसका डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। तो देखो इसमें ये कहा जाता है कि व्हेन टू इंसुलेटर ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जिनमें 1 इंसुलेटर हो सकता है 1 कंडक्टर हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब टू ईच अदर। अगर इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट को आप रब करते हो तो आप जानते हो ऑन रबिंग, जब भी रब किया जाता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है एंड ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आप 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, हीट एनर्जी। एंड ये जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी किसी एक मैटर या एक सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे सब्सटेंस में क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। क्योंकि आप जानते हो जब हीट एनर्जी मिली तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हीट एनर्जी गेन करेंगे, और हीट एनर्जी गेन करके और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिटल या ऑर्बिट को रिमूव कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, और ऑर्बिट को लेफ्ट करके दूसरे मीडियम में, दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाए। तो ये जो मेथड है, अब देखो जब एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दूसरे में, तो जिसने ट्रांसफर किया है वो तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। द मटेरियल विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज गेट पॉजिटिव चार्ज, और इन विच, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो हो गया नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप जानते हो। अगर आप मान लीजिए किसी से पैसा उधार लेते हो तो उसने आपको दिया है तो वो धनी है और आप ऋणी हो, यानी आप नेगेटिव हो और वो पॉजिटिव है। तो अगर 2 मटेरियल्स के बीच में आप इस तरीके से बाय रबिंग, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके और एक मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मटेरियल्स में ट्रांसफ़र करते हो, तो यही मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा, आना भी चाहिए, कि ऐसा कोई कन्फर्म है क्या कि किस मटेरियल से किस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? तो ये कन्फर्म है। केमिस्ट्री में 11th में एक टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो, याद हो, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मैं बता दूंगा क्या है। एक टॉपिक आता था वर्क फंक्शन। ये जो वर्क फंक्शन होता है, ये रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, यानी किसी भी मेटल से, किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन होता है। मेरा आंसर यहीं से छुपा हुआ है। जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन लोअर होगा वो उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जिसका वर्क फंक्शन हायर होगा, यानी लोअर वर्क फंक्शन वाली मटेरियल से हायर वर्क फंक्शन वाली मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्योंकि जिसका वर्क फंक्शन लोअर है वो लूज रखती है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि वो बहुत मिनिमम एनर्जी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में जो है, इसका आंसर आपको मिल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, लोअर वर्क फंक्शन वाली मटेरियल से या सब्सटेंस से, किसमें, हायर वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस में ट्रांसफर होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। वापस एक बार रिपीट कर लो, व्हेन 2 अनचार्ज बॉडी और 1 insulator or 1 conductor or both are insulator rub to each other, then due to friction heat energy produced, and by this heat energy electron transfer from one material to another material या one substance to another substance. Due to this these both substance get charged.
one is positive charge and second is negative charge. The transferring of electron is depend on work function. The material for which work function is minimum या work function is lower, which transfer electron to the material या to the substance of which work function is higher. I think आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यानी घर्षण से, फ्रिक्शन से, ये फ्रिक्शन से क्या हो जाती है, बॉडी चार्ज हो जाती है. इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. दूसरी बात यह है, यहीं से एक बात और दिमाग में आपके आनी चाहिए कि क्या बॉडी चार्ज होगी तो उसके मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा. हालांकि माइन्यूटली इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. मास विल बी अफेक्टेड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा. कैसे? जैसे सपोज करो ये बॉडी है, इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए इस बॉडी को, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन गया और इसमें इलेक्ट्रॉन की इंक्रीमेंट हो गया. तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बढ़ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास घट जाएगा. देयर विल बी डिक्रीज इन मास और देयर विल बी इंक्रीज इन मास. अब आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा यहीं से कि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है इसको, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये नेगेटिवली चार्ज होगी या नहीं? क्लियर? ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज. जिसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है वो पॉजिटिव और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो नेगेटिव. तो इस तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हो कि मास ऑफ पॉजिटिव विल बी लेस देन मास ऑफ न्यूट्रल. मास ऑफ न्यूट्रल लेस देन मास ऑफ नेगेटिव. क्लियर? अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसके मास में डिक्रीमेंट होता है, और यदि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसके मास में इंक्रीमेंट होता है. तो ये आप माइंड में रखें. और अगर चेंज इन मास निकालना है, डेल्टा एम, चेंज इन मास, डेल्टा एम चेंज इन मास, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एन एम ई. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which are transfer, और me mass of electron, that is 9.1 into 10 to power minus 31 kilogram. It is very small quantity, but minutely if we study about the change in mass, then that is affected. अगर हम बहुत माइन्यूट लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर अगर बात करते हैं मास के चेंज की, तो हमें इस मास को अफेक्टेड मानना पड़ेगा. और ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे किस तरीके से मास में चेंज हो रहा है. तो अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसके मास में डिक्रीमेंट होगा, और यदि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसके मास में इंक्रीमेंट होगा. और ये निकालने का तरीका है मास को चेंज का. ठीक है, यहाँ से ये बात आपके पास क्लियर होगी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, एंड दीज नोमेनक्लेचर गिवन बाय, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये जो नोमेनक्लेचर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव का, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में जो बताया, वो किस साइंटिस्ट ने बताया था. तो द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. वाई? व्हाट? बेंजामिन फ्रैंकलिन.
बेंजामिन फ्रैंकलिन इज अ साइंटिस्ट विच गिव्स टू नेम ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, या विच इज डिफाइंड टाइप्स ऑफ चार्ज, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेन अ ग्लास रोड रब विद अ सिल्क क्लॉथ। ये ग्लास रोड जब सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज होती है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं और सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नोट्स आपको इसके हम भेज देंगे साथ में। सेकंड मेथड हमारा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में कोई स्पेशल बात यहाँ पर नहीं है। चार्जिंग बाय कंडक्शन इसमें यह है बेटा कि अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएं, मिला दें, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी लेकर आए हैं तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। यही क्या बोला जाता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे हमारा मोबाइल हम रिचार्ज करते हैं, बहुत व्यवहारिक उदाहरण है, एग्जाम्पल है ये बिहेवियर बिल्कुल, कि मोबाइल जो रिचार्ज करते हैं तो हम मोबाइल की जो चार्जर की पिन होती है वो हम टी में लगाते हैं और फिर यहाँ पर जो पिन है वो मोबाइल में लगाते हैं। तो वो जो मोबाइल चार्ज हो रहा है वो किस मेथड से हो रहा है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर? दैट इज द मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन इन विच वी चार्ज एन अनचार्ज बॉडी ऑन टेकिंग इन कॉन्टेक्ट विद चार्जिंग बॉडी। वापस सुन लो, जब किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्जिंग बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो अनचार्ज बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और उसी को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। फिर थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन इसमें क्या है कि हम कांटेक्ट में नहीं लाते बॉडी को, चार्जिंग बॉडी को, बट उसके नियर अबाउट लाते हैं, बिल्कुल एक नियरेस्ट पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो जब किसी भी चार्जिंग बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नियर एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर लाया जाता है, बिल्कुल न्यूनतम दूरी पर, मिनिमम डिस्टेंस पर लाया जाता है, कांटेक्ट में नहीं लाना। फिर मैं बता रहा हूँ, टच नहीं करना। इसमें टच तो किस में है? कंडक्शन में। इसमें टच नहीं है, बट टेकिंग एट नियरेस्ट डिस्टेंस इन कॉन्टैक्ट। तो अनचार्ज बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जैसे देखो, ये आपके पास एक अनचार्ज स्फीयर है, ये इंसुलेटर स्टैंड पर रखा है, इंसुलेटर स्टैंड पर, और आप एक ग्लास रोड को इस तरीके से सिल्क क्लॉथ पर रब करके और पॉजिटिवली चार्ज करके और इस स्फीयर के नियरेस्ट लेकर आते हैं। तो क्या देखते हैं कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर इंड्यूस्ड हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज इस सेकंड सरफेस पर इंड्यूस्ड हो जाता है, यानी फार अवे सरफेस पर। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। तो इसके अंदर ये चार्ज आ गया। अब इफ यू अर्थिंग दिस स्फीयर, अगर मान लीजिए इस स्फीयर को आप अर्थिंग कर देते हो, ये अर्थिंग करने का मतलब है कि एक कनेक्टिंग वायर जोड़ के अर्थ पे डाल दिया और ये रोड ऐसे कैसे ही अप्लाई है, ग्लास रोड, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस में चला जाता है? अर्थ में चला जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर टू अर्थ, और ओनली कौन सा चार्ज रह जाता है? नेगेटिव चार्ज रिमेनिंग देयर। अब अगर मान लीजिए आप ये रोड हटा देते हैं और ये भी सिस्टम भी हटा देते हैं, तो इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करके
पूरे स्फेयर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जब आपके पास ये दोनों चीज हटा दी जाएगी, रोड भी और अर्थिंग भी, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो पहले ये न्यूट्रल स्फेयर था, पहले न्यूट्रल था, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, अब इसमें कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज। यही मेथड क्या बोला जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर, व्हेन वी टेकिंग अ चार्जिंग बॉडी नियर अबाउट टू एन अनचार्ज बॉडी, देन अनचार्ज बॉडी गेट a charge of of opposite nature। अपोजिट नेचर क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि हम पॉजिटिव लेकर आए थे, इसमें कौन सा आया, नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव लेकर आते हैं तो इसके अंदर कौन सा प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फिर पॉजिटिव इधर आ जाता है, नेगेटिव इधर, नेगेटिव अर्थ में चला जाता है और पॉजिटिव रह जाता है। ये पूरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा और आप एक बार उसमें देखें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम उसका डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, थैंक्स।